करीब 18 साल की एक लड़की सज धस कर तैयार होकर लिपस्टिक लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर सीधे पहुंच जाती है एक होटल में। होटल में जब रिसेप्शन पे पहुंचती है तो वहां पर उसे बताया जाता है कि आपका कमरा नंबर फला है। जैसे ही उसे कमरे का नंबर बताया जाता है, उस कमरे में पहुंचती है। वहां पर अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। जब वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था, उस लड़की को देखकर वो देखते ही रह जाता है। जैसा उसको बताया गया था, वो लड़की उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसी बीच में उस लड़की ने कहा कि अगर सर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ। जैसे उसने बड़े सलीके से ये बात कही तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारा आराम से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लड़की टॉयलेट में जाती है। टॉयलेट में जाने के बाद कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। उस व्यक्ति ने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब टॉयलेट की तरफ जाता है तो वो वहाँ पर नहीं मिलती और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की तब तक वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। पैदल पैदल जितना भाग सकती थी, दौड़ सकती थी, इतना दौड़ती रहती है। ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन के बाद एक से ट्रेन दूसरी, तीसरी, चौथी, इसके बाद लगातार ट्रेन पे ट्रेन बदलती चली जाती है और जहाँ उसे पहुँचना था वहाँ पहुँच जाती है। यानी कि करीब करीब 4 साल के बाद वो अपने माँ और बाप के ठीक सामने खड़ी हुई थी। माँ और बाप ने उसे देखा, देखते ही रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बेटे की आंख से सिर्फ आंसू ही टपक रहे थे। रोते रोते उस लड़की ने अपनी माँ की तरफ जात गए, उसके पैर छुए, पिता के पैर भी छुए और कहा कि पापा तुम ठीक हो, माँ तुम ठीक हो। लेकिन माँ और बाप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शब्द निकला भी तो ये निकला कि बेटा हो सके तो तुम यहाँ से चली जाओ। जब बेटी ने ये बात सुनी, उसके शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। 4 साल बाद अपने माँ और बाप से मुलाकात हुई है और मुलाकात होने के बाद आज ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसने पूछा कि पिताजी मुझे यहाँ रहने दीजिए ना, मुझे साथ रहना है आपके, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तभी माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और तुम क्या काम करती हो, हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी छोटी बहन है, कम से कम उसका ख्याल रखो। तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रखो। यहाँ के लोग तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे और तुम्हें भी नहीं रहने देंगे और हम लोगों को भी यहाँ नहीं रहने देंगे। इतना सुनने के बाद जिस उम्मीद के साथ वो बेटी घर पर आई थी, उसी उम्मीद की जो सब के सब धज्जियां उड़ जाती हैं, वो एकदम मायूस होकर, परेशान होकर उस घर से विदा हो जाती है, चली जाती है, सोच कर कि कभी अब लौट कर वापस नहीं आएगी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से ऐसा ही मौका आता है। क्या वो वापस दोबारा उसके माँ बाप उसको अपना पाएंगे या नहीं अपना पाएंगे? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है एक ट्रेन से। साल 2021 की ये बात है। करीब 14 साल की एक लड़की होती है जो अपनी माँ, अपने पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। रात ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादातर लोग अपनी अपनी बर्थ पे पहुँच जाते हैं और बर्थ पे पहुँचने के बाद सो जाते हैं। वो 14 साल की लड़की भी आराम से सो जाती है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद उस लड़की की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो देखती है, वो देखती ही रह जाती है। उसको पता ही नहीं था कि वो ट्रेन से कब गायब हो गई और कब गायब होने के बाद वो कब एक घर में पहुंच जाती है। एक बस्ती थी, वो गरीबों की बस्ती थी। उस गरीबों की बस्ती में जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं, सामने एक महिला होती है और आसपास में और भी कई लड़कियां थीं और कई महिलाएं थीं। सबकी नज़रें जो टकाटक उस लड़की को देख रही थी, क्योंकि ये लड़की जो होती है 14 साल की, वो और लड़कियों से और महिलाओं से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसी बीच में जो उस जगह की मालकिन होती है, जगह की मालकिन ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद कहा कि तुम्हारा नए घर में स्वागत है। जैसी लड़की ने ये बात सुनी, वो सुनने के बाद कहती कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी वो कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम बिहार प्रदेश के किशनगंज में एक खड़गा जगह लगती है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जब उस लड़की से नाम पूछा जाता है तो लड़की नाम बताती है अपना, खुशबू। जब खुशबू नाम बताया जाता है तो कहती है महिला कि तुम्हारा नाम जैसा है वैसे ही तुम हो, तुम्हें देख के एकदम से मीठी मीठी अच्छी अच्छी सुगंध आती है, खुशबू आती है। बेटा अब एक काम करो, जैसा हम लोग कहते हैं तुमसे ठीक वैसा ही करना शुरू कर दो। यदि तुम हमारी बात मानोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लड़की पूछती है कि हाँ, मुझे कौन लेके आया? तभी वो महिला कहती है मैंने तुम्हें लाखों रुपए खर्च करे हैं तब जाकर तुम्हें खरीदा है, अपने पास लेके आई हूँ। अब देखो, जब तक तुम पैसे वापस नहीं करोगी तब तक तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ, जितनी जल्दी तुम्हारे पैसे आएंगे उतनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकती हो, आराम से तुम
जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो। लड़की ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा कि कितने रुपए? उसने कहा कि लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब लाखों रुपए वो 14 साल की लड़की कैसे कमाएगी? यही अपना आप में एक सवाल था और वो लड़की घबराई हुई थी, परेशान थी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस कुछ वीआईपी लोगों के पास तुम्हें भेजना होगा, वहाँ पर जो जैसा वो कहते हैं उनकी बात माननी होगी। अगर तुम उनकी बात मान लेती हो, उनको खुश कर देती हो, तो उसके बाद फिर पैसे आ जाएँगे और जल्दी से जल्दी तुम्हारे हिसाब-किताब हो जाएगा। लड़की ने ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद जो शुरुआत में वो परेशान हो रही थी, डर रही थी, उसे लग रहा था कि अगर ऐसा ही करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ होने वाला क्या है। कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद उसके पास महिला के पास कॉल आता है और जो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात थी, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर सबसे कम उम्र की और सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। खुशबू उसका नाम है। चाहिए तो बताइए, लेकिन कीमत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना, सामने वाले ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम बस पैसे बोलो। और जब पैसे बोले जाते हैं तो उसके बाद फिर कोठे की मालकिन जो होती है, उस लड़की से कहती है कि बेटा आज तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है। वो लड़की खुशी-खुशी तैयार हो रही थी, उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ होने वाला क्या है। जैसे वो घर से निकलने वाली थी तो खिरदीन आलम नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि उस जगह से अब उसको उस होटल में पहुंचाना है, जहां पर एक व्यक्ति लगभग जिसकी उम्र 50 या 52 साल के आसपास रही होगी, जो उसका इंतजार कर रहा था। लड़की जब तैयार होकर घर से निकल रही थी, तभी उसी कोठे की मालकिन होती है, वो 3 गोलियां उस लड़की को देती है। 3 गोली देने के बाद कहती है कि बेटा तुम इन गोलियों को खाओ और तुम्हें ये आराम मिलेगा, थोड़ी थकावट सी जो महसूस हो रही है, थोड़ी ताकत शरीर में आ जाएगी। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी, उसे कोई ऐतराज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो जैसे ही होटल पहुंचती है, होटल पहुंचते पहुंचते उसके शरीर बेदम हो चुका था, यानी कि उसे होश नहीं था कि कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कौन है सामने। बस वो अपने रास्ते चली चली जा रही थी। जब उस होटल में पहुंचती है, कमरे में पहुंचती है, तो एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि उस व्यक्ति की उम्र लगभग 50-52 साल के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति ने उसके साथ जो करना था वो कर लेता है, यानी कि उसकी ये पहली रात होती है, ये पहली रात होती है, उसकी नत उतरवाई की रात होती है। उसके साथ वो वक्त बिताता है। उस लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं था। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलने के बाद पता चलता है कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे कई तरह के जख्म थे, जैसे नाखूनों से खरोचने के, जैसे पिटाई के निशान हों, इस तरह के उसके शरीर पर निशान थे। और उस लड़की ने अपने आप को देखा तो देखकर वो एकदम से दंग रह जाती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। खिरदीन नाम का जो व्यक्ति उसको लेके आया था, वहीं से उसका वो इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो कस्टमर वहां से निकल जाता है और वो लड़की को अपने साथ लेकर घर आ जाता है, उसी घर, उसी जगह, उसी महिला के पास जिसने अभी एक रात पहले उसको उस होटल में भेजा था। और जैसे ही उस लड़की ने उस महिला को देखा, देखते ही गुस्सा करने लगती है। गुस्सा करने के बाद उसके साथ हाथापाई करने की नौबत आ जाती है। फिर वो लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही थी, गाली देने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही गाली देने की कोशिश कर रही थी, तभी मालकिन ने कुछ इशारा किया और जैसे ही इशारा करती है तो जहाँ और जो 2-4 महिला वहाँ मौके पे मौजूद होती हैं, उसके बाद उस लड़की की बेरहमी से पिटाई की जाती है। तब तक पिटाई की जाती है जब तक वो हाथ जोड़ के बैठ नहीं जाती कि हाँ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, मेरे मुँह से अब एक भी शब्द नहीं निकलेगा। यानी कि उसको खामोश करने की एक वजह बन जाती है पिटाई। अब इसके बाद उस लड़की से कहा जाता है कि जैसा कहा जाता है ठीक वैसे ही करोगी तो ज़्यादा ठीक रहोगी। तुमसे पहले ही कहा था कि जितनी ज़्यादा जल्दी पैसे कमाओगी, उतनी ही जल्दी यहाँ से निकलने का तुम्हें मौका मिल जाएगा। उस लड़की ने अब इसे अपना नसीब समझ लिया, उसने अपना इसे घर समझ लिया और जैसा वो महिला कहती रही, वैसा-वैसा वो करती चली जाती है। लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से साल दर साल बीत रहे थे, लेकिन उसके पैसे कितने कमाए जा रहे थे, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं था। जिसके साथ पास जाती थी, जिसके साथ वक़्त बिताया करती थी, वो कितने पैसे देता है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं था। बस उसको इतना ही पता था कि महीने में 10,000 रुपए मिला करते थे और उन 10,000 रुपए से उस लड़की का खर्च चल जाया करता था। लेकिन उसकी जो उधारी थी, वो पटने को नहीं दे रही थी। करीब-करीब 4 साल बीत जाते हैं, साल 2025 आता है और साल 2025 आने के बाद उसको फिर से वही जगह, वही बातें, वही सब कुछ था। अब उस लड़की ने एक मन बनाया कि अब मौका मिलेगा तो यहाँ से निकलना चाहिए। हालाँकि उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो उस कोशिश में नाकाम हो जाती है। लेकिन साल 2025 उसका ऐसा आता है कि जब उसे कस्टमर के पास भेजा जा रहा था, वो अच्छे से सज-धज कर तैयार होकर जब उस कस्टमर के पास जाती है, वहाँ जाने के बाद उससे बहाना करती है कि सर मुझे
टॉयलेट जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? आपकी इजाज़त है? उसका जो कस्टमर होता है वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, एक काम करो तुम आराम से आओ। अब ये टॉयलेट में जाती है, टॉयलेट में जाने के बाद उससे मौका मिल जाता है, मौका मिलते ही वो कब होटल से रफू चक्कर हो जाती है, फरार हो जाती है, इस बात का किसी को पता ही नहीं चलता और वो इधर से उधर दौड़ती भागती ट्रेन में बैठकर इधर से उधर जाते जाते वो अपने गांव पहुंच जाती है। उसका गांव था नेपाल में। नेपाल में जैसे ही पहुंचती है वहां उसके माँ और बाप दोनों होते हैं, लेकिन अपनी बेटी को देखकर एकदम से अनदेखा कर देते हैं और उससे ये कहते हैं पहली बार में कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ। उस बेटी ने बार बार अपनी माँ के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पूरे 4 साल की वो कहानी सुनाई, लेकिन 4 साल की कहानी के बावजूद भी ना माँ पर उस बात का असर पड़ता है, ना ही उसके पिता पर इस बात का असर पड़ता है। और उसको कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो पूरे गांव के लोगों को पता है, सबको पता है। तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, कैसे तुम गायब हुई थी, सब कुछ इन लोगों को पता है। और जैसे तुम्हारे आने की खबर यहाँ के लोगों को पता चलेगी तो तुम्हारी छोटी बहन का जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी माँ का जीना मुश्किल हो जाएगा। लड़की ने जब ये बात सुनी, एक उम्मीद के साथ वो अपने घर पर आई थी, लेकिन जब माँ और बाप ने ही उसको स्वीकार नहीं किया तो बहन क्या स्वीकार करती, या फिर उसके परिवार के लोग उसको क्या स्वीकार करते। वो लड़की यहाँ से निकल जाती है ये सोचकर कि ठीक है, अब उसे उस दलदल में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ से वो निकल के आई है। यहाँ से निकलती है घर से निकलने के बाद फिर से भारत यानी कि इंडिया की तरफ रुख करती है और इंडिया की तरफ रुख करने के बाद इधर से उधर वो जा रही थी, घूम रही थी और अपने नए नए ठिकाने बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जहाँ जा रही थी हर दूसरा व्यक्ति उसको भेड़िए की तरह ट्रीट कर रहा था, हर व्यक्ति उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखता था, हर व्यक्ति की नज़र होती थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करे। 10 दिन तक तो वो सरवाइव करती है, लेकिन 10 दिन के बाद जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसको नोचने वाले कई लोग सामने आ जाते हैं। और जैसे कई लोग नोचने वाले सामने आते हैं तो वो लड़की इतना परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। फिर वो उसी दलदल में, जिस दलदल से निकली थी उसी दलदल में फिर से प्रवेश कर जाती है। और जैसे प्रवेश करती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। अब चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो इस्लामपुर हो या दालकोला हो, इस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर, होटलों में कहीं भी जाकर वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया करती थी और वहाँ उसका रहना सहना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा कि वो फिर से बाहर निकलेगी। यानी कि वो तारीख आती है 4 जुलाई 2026। किशनगंज के एसपी होते हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया जाता है और जैसे अभियान चलाया जाता है तो उसके बाद फिर इस इलाके में जितनी भी लड़कियां थीं, महिलाएं थीं जिनसे इस तरह के गोरख धंधे कराए जा रहे थे, गलत काम कराए चले जा रहे थे, तो लगभग इनकी संख्या होती है 18 के आसपास। 18 में तो बालिग होती हैं और 2 अलग से लड़कियां मिलती हैं जो 2 नाबालिग लड़कियां होती हैं। अब उनको, लड़कियों को अपने कब्जे में लिया जाता है, सीधे थाने लाया जाता है और इस कोठे से एक माया खातून नाम की महिला होती है जो कि माँ छमारा के रहने वाली होती है, साथ ही सीतामढ़ी मिरचाई का रहने वाला होता है खरदीन आलम और सहरसा का रहने वाला होता है कलाम। पुलिस इनको भी अपनी हिरासत में लेती है, इन सब से भी पूछताछ करती है। बड़े अधिकारी का आदेश था कि जितनी भी लड़कियां हैं सबकी डिटेल नोट करी जाए, जिसको पता है उसको उसके घर पर पहुंचाया जाए, सह सम्मान पहुंचाया जाए। लेकिन एक लड़की ऐसी होती जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू दरअसल एक कोने में बैठी हुई थी, सकुचाई हुई, परेशान सी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, बड़ी मायूस थी। उससे पूछा जाता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो। इसी बीच में एक दैनिक भास्कर का एक रिपोर्टर होता है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की उस लड़की पर नजर पड़ जाती है। उस लड़के ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम बताती है और जैसे जैसे पूछा जा रहा था तो पूरी कहानी बता देती है। जब कहानी बता देती है तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार ये पुलिस प्रशासन मुझे अपने घर भेजेगा, मेरे माँ बाप क्या मुझे फिर से स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए मैं सोच में हूँ, परेशान हूँ। यहाँ के बाद कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे स्वीकार करेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की तो खैर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कोई आसरा ज़रूर दिलवाया जाए। इस तरह के कई ठिकाने भी हैं जहाँ पर ये लड़कियाँ इस तरह से रह सकती हैं, सहसम्मान रह सकती हैं, लेकिन शायद वो कभी घर जाएगी नहीं जाएगी, ये सवाल उसकी ज़िंदगी में हमेशा ही बना रहेगा। और जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, खुशबू की दैनिक भास्कर में, तो इस खबर को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लोग एकदम से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी किसी की दुनिया
कितनी दयनीय होती है, कितनी असहनीय होती है, कितनी परेशानी वाली होती है, इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं, तो उन लड़कियों को इसी तरह से प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाने के बाद अलग अलग जगहों पे बेच दिया जाता है, उनसे पैसे कमाए जाते हैं और पैसे कमाने के बाद वो ऐसी जगहों पे जब रहती हैं तो फिर उनका लगातार शारीरिक शोषण होता चला जाता है। तो इसलिए बड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, बड़े ही संभलने की ज़रूरत है और कोई किस तरह की लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर उन लड़कियों को जो कई बार सोचती हैं कि घर से निकल के हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी करने के बजाय आप अपने घर पर रहें, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद जो माँ-बाप कहते हैं उसकी बात मानें, तो शायद ज़िंदगी ठीक-ठाक बढ़िया से चलती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते-जाते झारखंड के रहने वाले हैं पिंटू, रामबास खुर्जा के रहने वाले हैं ध्रुव, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गोरखपुर से हैं शिव कुमार गुप्ता, शामली से शाहरुख मंसूरी, आजमगढ़ से अनुज सिंह, राजस्थान से रफ़ात जहाँ, जौनपुर उत्तर प्रदेश से रघुपति तिवारी, गोरखपुर चौरी चौरा से भीम पटेल, बिहार से बिट्टू, शाहदरा दिल्ली से लक्ष्मी, चित्तौड़गढ़ से अनिल गायरी, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से माजिद अंसारी, पुराना शहर योगी से फिरोज अलवी और मुजफ्फरनगर से वंश ठाकुर, वाराणसी से मोहम्मद हबीब, नेपाल से पदम राज भट्ट, सऊदी अरब से गुड्डू आशु शुक्ला, कुशीनगर से गुड्डू कुमार, रुड़की से गजेंद्र सिंह, रुड़की से शालू चौधरी हैं, निशु हैं, युवराज हैं, मनु चौधरी, इमामुद्दीन मंसूरी गुजरात से, अब्दुल शकूर साहिबगंज से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।